तो क्या पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग? कौन से चैप्टर की तरफ अब जा रहे हैं हम लोग? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। हाँ, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, राइट। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अच्छा, तो मैं तुमको ग्रुप में क्वेश्चन का वो डालूंगी, क्योंकि पिछले चैप्टर के क्वेश्चन नहीं हो पाए ना। एक्चुअली इनके जो एजर्शन रीजन है ना, वो इकोलॉजी के मिक्स है एम्स की बुक में। तो मैं अलग अलग कैसे तुम्हें बैठ बैठ के कराऊंगी, लंबा काम हो जाएगा। तो एक बार इकोलॉजी पूरी रिवाइज हो जाएगी, फिर इसके क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है। ओके मैम। तो अगर मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूंगी, अच्छा मैं टॉपिक बता देती हूँ एनसीईआरटी पे। तो बेटा अगर मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूंगी तो मैं बता देती हूँ तुम्हें, बाकी तुम्हारी मर्जी है तुम्हें ज्वाइन करना है या नहीं, क्योंकि तुम स्कूल के हो, राइट। अस्मिता, हेडेक मेरी पहले से बेहतर है, बट ठीक है, मतलब पहले से बेहतर है। एक्चुअली मेरे घर में इस टाइम काम बहुत है, इस वजह से ना थोड़ा टाइम नहीं लगता। ओके, तो बेटा मैं मार्च का, आई एम गुड प्रतिभा, गुड शिवानी। तो मार्च का मैं तुमको बता देती हूँ, 1 मार्च से जो फॉलोड रहेगा। हम्म, कि क्लास होगी 9 AM टू, ओए क्या हो गया मुझे, 6 AM। 6 AM to 9 AM। जो बच्चे सुबह नहीं उठते उनको उठना तो पड़ेगा, क्योंकि पेपर तो तुम्हारे सुबह ही होंगे। गुड इवनिंग कोमल, ठीक है। तो 9 AM to 6 मैम AM होगी। प्रैक्टिकल जो है फर्स्ट से। फर्स्ट इसको से ना प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल एग्जाम है। मैम यस मैम, प्रैक्टिकल 1 से 7 यस तक की डेट मिली है, उसके बीच में करवाने सारे हाँ प्रैक्टिकल। ठीक है ना, तो ये इस दिन एक्स्ट्रा क्लास है ना, जिस दिन नहीं लगा पाएगी रिकॉर्डिंग ले लियो बेटा, रिकॉर्डिंग वाली रखूंगी, ठीक है। तू दे आराम से प्रैक्टिकल, आराम से बोर्ड दे। कोई जरूरत नहीं है जिस दिन तुम्हारा पेपर है और पेपर से एक दिन पहले आने की, सच में जरूरत नहीं है। बोर्ड्स में फेल नहीं होना, अगर तुम बोर्ड्स भी तमीज से पढ़ोगे तो नीट वैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा, राइट। मैं तुम्हें बस बता रही हूँ, तुम्हारा मन होगा तो आ जाना। मार्च तुम्हारे पास पूरी छुट्टी है, कि तुम्हें नहीं आना मत आओ, ओके। मैम लेकिन बस 5 मार्च में, से करता हूँ। लेकिन मार्च में ये याद रख लेना कि 12th बोर्ड की प्रिपरेशन ईमानदारी से करना। बोर्ड की प्रिपरेशन मतलब है एनसीईआरटी भी पढ़ोगे, ठीक है, क्लास नोट्स भी पढ़ोगे, और पीवाईक्यूज भी लगाओगे, क्योंकि तुम्हें पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। एंड एजर्शन रीजन भी प्रैक्टिस करोगे उन चैप्टर्स की जो तुमको सिलेबस में है, ठीक है। ये होगी प्रैक्टिस। अगर तुमने बोर्ड्स की तैयारी करी और ये चारों सारे कॉलम नहीं टच करे, देन यू आर डूइंग चीटिंग, क्योंकि हम बोर्ड्स वाले चैप्टर यहाँ दोबारा नहीं कर पाएंगे, राइट। समझ आई बात? यस मैम। यस मैम। तो मेक श्योर यू डू दैट। 6 AM to 9 AM नॉर्मल क्लासेस होगी, जहाँ पे रिवीजन चलती रहेगी, ठीक है। जिसको भी जब तुम फ्री होंगे तब उसको लगाना, नहीं तो मत लगाना, कोई जरूरत नहीं है ऐसे, ओके। या शिवानी, कल से क्लासेस ऑफ हो जाएगी, कल लास्ट क्लास होगी हमारी साथ में, ओके। उसके बाद सिर्फ एक्स्ट्रा क्लासेस होगी, और यही स्टैंडर्ड टाइम रहेगा, बिकॉज आई वांट कि आप लोग बायो सुबह ही करके वेले हो जाओ, ताकि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पे जोर लगाओ, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आई? उसी की वजह से तुम्हारा रैंक आएगा, समझ रहे हो ना। यस रैंक मैम। के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, तो तुम्हें बहुत सारी नहीं करनी मैम है। हाँ, इसकी थोड़ी टाइमिंग चेंज नहीं हो सकती? क्यों, किस खुशी में? अगर हमें क्लास लगानी होगी तो फिर हम कैसे लगाएंगे? यस मैम। 5 AM कर दो। मैम क्लास के टाइम चेंज कर दो मैम, चेंज कर दो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, क्या प्रॉब्लम है ये बताओ स्कूल वालों को। मैम हम स्कूल हमने का भी करना है प्रैक्टिकल और देना है ना, ये तो फिर क्लास बेटा हमने भी जिस दिन स्कूल लगी तेरा, भी हुई जाना है। है। हाँ तो जिस दिन तेरा प्रैक्टिकल है उस दिन तो तू वैसे भी नहीं क्लास लगा सकती ना। मैं 5 बजे भी उठा दूं तुझे, तब भी तो नहीं पढ़ पाएगी। नो मैम, लगा हम लेंगे लगा हम। देंगे। है, अरे प्रैक्टिकल का हाँ पढ़ के जा जी, भाई, फेल हो जाएगी। मैम हम वो शाम हम को कर पिछले लिया वाले दिन करेंगे, कर आप लेंगे। टेंशन नहीं करो आप। सुबह मैम कर दो प्रैक्टिकल छोड़ो, जल्दी मेरी से। फाइल नहीं बन रही, 19 प्रैक्टिकल दे दिए लिखने को ही। अब हाथ दर्द हो रहा है उस वजह से मेरा। मुझे अभी भी तो अभी फाइल बनाने मुझे थे। भी। ठीक है, मैम आ कल जाओ। साइन होनी और अभी मैं बना रही हूँ, आधों की आज साइन होगी, कोई आज बात नहीं, अब। अभी कल लास्ट है ना डे, उसके बाद बैठ के 3 दिन सोचेंगे हम क्या करना है, कोई बात नहीं। रिलैक्स, आ जाओ चैप्टर पढ़ लो, खोलो ऑर्गेनिज्म एंड मैम आपके पास पॉपुलेशन। कोई ऐसा आइडिया है जिससे फाइल जल्दी बन सके? मम्मी से बनवा ले। मम्मी की सिपाही हैंड पेन राइटिंग नहीं से। पसंद मेरे को, मम्मी वैसे ही बड़ा बड़ा लिखते हैं और उससे फाइल वैसे जल्दी भरती है। तो वो करवा लेना, डायग्राम मम्मी से बनवा ले, भाई से लिखवा ले, और क्या कर सकती है, मैं तो ये करती हूँ। भाई तो मैम है ही नहीं, होता तो मैं उससे ऑर्डर दे के काम करवाती। बड़ी बड़ी बहन नहीं है जो काम करने से वैसे पीछे हटती है, बोलती है हम खाना बना लेंगे तू ही कर काम। सॉरी यार, नो हेल्प। लो जी, तो ये है फर्स्ट पेज इस चैप्टर का, रामदेव मिश्रा, नाम इंपॉर्टेंट है, एंड स्कूल के पर्सपेक्टिव से नहीं लेकिन एंट्रेंस में आ सकता है, ठीक है। तो इसे स्टार्ट करते हैं, चलो आ जाओ। हम्म,
ओके, सो रामदेव मिश्रा इज रिवर्स्ड एज अ फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। बेटा पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है, आ सकता है, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया स्पेसिफिकली हिंदुस्तान में पूछा है, तो रामदेव मिश्रा उनका नाम है। समझ आई? क्वेश्चन निकलते हैं यहाँ से, इसे इग्नोर नहीं करते होते। एनसीईआरटी में कुछ भी लिखा इग्नोर नहीं करना है, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब बॉर्न हुए थे? 26 अगस्त 1908। रामदेव मिश्रा ऑब्टेन हिज पीएचडी इकोलॉजी में उन्होंने ली, ठीक है, यूके से। ही एस्टैब्लिश टीचिंग एंड रिसर्च इन इकोलॉजी एट द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी इन द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बेटा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज BHU, ये वही जगह है जहाँ का तुमको फॉर्म भरना है, राइट? और यहाँ पे तुम्हें पेपर भी देना, अच्छी यूनिवर्सिटी है वाराणसी में। हिज रिसर्च लेट द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रॉपिकल कम्युनिटी एंड देयर सक्सेशन। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ना, वहाँ पे कैसे कम्युनिटी ग्रो करती है और सक्सेशन कैसे होता है, इनकी स्टडी उससे रिलेटेड थी। ठीक है, तो सक्सेशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी और स्कूल में भी। स्कूल में तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है सक्सेशन के ऊपर। ठीक है, नो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट पॉपुलेशन एंड प्रोडक्टिविटी एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इन्होंने बहुत सारी चीजों की स्टडी की है। मिश्रा फॉर्मुलेटेड द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन इकोलॉजी इन इंडिया। तो इंडिया में पहला फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन का जो कोर्स है ना इकोलॉजी में, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। तो अगर अब कोई पीजी कर सकता है इकोलॉजी में, इनकी बदौलत है, इन्होंने स्टार्ट किया है वो, तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है। ठीक है, पहले नहीं था। ओवर 50 स्कॉलर्स ऑब्टेन PhD अंडर हिज सुपरविजन एंड मूव टू द यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इनके अंदर एक हेड होते हैं, उनके अंदर लोग PhD करते हैं सब, तो इनके अंदर 50 ने लगभग करी है। ही वॉज ऑनर्ड विद द फेलोशिप ऑफ द इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी एंड वर्ल्ड अकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस। इनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले हैं। Okay. Due to his effort, the government of India established the National Committee for Environmental Planning and Coordination, which in last year paved the way for the establishment of Minister of Environment and Forestry. देखो, मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री है ना, यही होते हैं जो आपने कभी सुना हो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भी होती है, यूपीएससी क्लियर करते हो आप तो फॉरेन सर्विसेज की जो पूरी मिनिस्ट्री इस्टेब्लिश हुई है, उसकी बिगनिंग कहाँ से हुई थी? सबसे पहले एक नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन 1972 में इनके एफर्ट्स की वजह से हुई थी। तो रामदेव मिश्रा के एफर्ट की वजह से फाइनली एट द लास्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट भी इस्टेब्लिश हुई है। मिनिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कब इस्टेब्लिश हुई है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1984, और नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन 1972। तो जितना मैंने तुम्हें अंडरलाइन किया है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो। डन? चलो जी, इसका फोन है, बंद करो इसको। आओ। और लिविंग वर्ल्ड इज फैसिनेटिंग। पहला पेज ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन रीड एक बार जरूर कर लेंगे, कुछ गलती से कोई लाइन ना मिस हो जाए। जैसे ब्लड सर्कुलेशन किसने डिस्कवर करी थी? विलियम। कौन विलियम? पड़ोस वाला? हार्वे था। हाँ, विलियम हार्वे था। नहीं बेटा, तेरे चाचे का लड़का था, विलियम हार्वे था। विलियम हार्वे थे, हैं? कल को बोलेगा साक्षी मैम थी, थे, इज्जत से बोलो। नहीं थे क्यों, मैं तो जिंदा हूँ। हाँ, तो वो भी ऐसी किसी एक पेज पर लिखी हुई थी ना, इसलिए पहला पेज महत्वपूर्ण है। एक बार रीड कर लेते हैं, क्या पता धोखा हो जाए। A living world is fascinatingly diverse and amazingly complex. We can try to understand its complexity by investigating processes at various levels of biological organization, macromolecule, cell, tissue, organ, individual। ये क्या कह रहे हैं? हमारी धरती बहुत खूबसूरत है। हमारी धरती को अगर हम इन्वेस्टिगेट करें बहुत ही ध्यान से, तो हम देखेंगे कि सेल, एक मैक्रोमोलिक्यूल से डीएनए आरएनए लेवल पे आ जाओ, ठीक है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। फिर डीएनए, उसके बाद तुम पूरा सेल ऑब्जर्व करो, कॉम्प्लेक्स है। टिश्यू ऑब्जर्व करो, अलग है। ऑर्गन ऑब्जर्व करो, कितने अलग अलग है ना। फिर ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन। तो बड़े ही चालाक तरीके से इन्होंने तुमको बता दिया कि सबसे पहले ऑर्डर क्या रहेगा कॉम्प्लेक्सिटी का। मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑर्डर आते हैं, ठीक है। फिर आएगा सेल, उससे बड़ा, फिर टिश्यू उससे बड़े, ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ मैं। ऑर्गन उससे बड़े, आगे देखो। ऑर्गन के बाद हम आ जाएंगे इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से वैसे आते हैं जनरली कि ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी का क्या होगा, और इंडिविजुअल के बाद क्या आता है? पॉपुलेशन, कम्युनिटी। पॉपुलेशन कम्युनिटी के बीच में बहुत आता है। अच्छा, इंडिविजुअल के बाद बेटा इकोसिस्टम, स्पीशीज भी आता है यहाँ पर, ठीक है। कम्युनिटी, फिर कहाँ है कम्युनिटी के बाद? हाँ, फिर आता है हमारा इकोसिस्टम। फिर बायोम, और बायोम के एंड में क्या आता है? बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर को हम ओवरऑल धरती कह देते हैं। तो बेटा ये जो लिखा है ना बड़ी चालाकी से, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं इधर को जा रही हूँ, फिर मैं इधर को आ रही हूँ, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है ना। डाइवर्सिटी भी बायोस्फीयर में ज़्यादा,
तो मैं बोलूँ ये एरो ऐसे जा रहा है ना, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी मोर लिख लो इसको, ये याद नहीं रहेगा, डाइवर्सिटी मोर, कॉम्प्लेक्सिटी भी मोर, किसी ऑर्गेनिज्म की है ना, उस सिस्टम की भी कॉम्प्लेक्सिटी मोर होगी ना, बायोस्फीयर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, पूरी धरती ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू सिर्फ एशिया, राइट? समझ आया? तो ऐसे चालाकी से इन्होंने बीच में लग दिया था। एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी लेवल पे बात कर लो तुम, सेल, टिश्यू, पॉपुलेशन, वी कैन आस्क टू टाइप ऑफ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम। पहला, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी हियर अ बुलबुल सिंगिंग, बाहर गा रही है हमारी प्यारा प्यारा गाना, हम पूछ सकते हैं हाउ डज द बर्ड सिंग, ये गा कैसे रही है। और दूसरा पूछ सकते हैं ये गा क्यों रही है। तो मैं जब स्कूल में थी तो सुबह 4 बजे गाना स्टार्ट होती थी, तो मैं एक ही क्वेश्चन पूछती थी, ये गा क्यों रही है मुझे सोना है। और पता नहीं कैसी लोकेशन थी वो, कि बस ऐसा लगता था मेरे कान में गा रही है वो, बहुत इरिटेटिंग था मेरे लिए। तो हाउ डज में आप क्या करोगे, उसके पीछे की पूरा मैकेनिज्म समझोगे कि कैसे गा रही है, एंड व्हाई डज उसका लॉजिक ढूंढोगे। तो देखो, हाउ टाइप क्वेश्चन सीक द मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस, कि कैसे मैकेनिज्म क्या है, वोकल कॉर्ड में क्या हो रहा है कि भैया आवाज आ रही है। एंड व्हाइल द व्हाई डज क्वेश्चन सीक द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस, ये क्यों गा रही है, मे बी मेटिंग अट्रैक्ट कर रही है इसलिए गा रही है, राइट? अब मुझे उठाने के लिए तो गा नहीं रही होगी। ओके, so for the first question in our example, the answer might be in the term of operation of the voice box and vibration of bones in the bird, कि भाई voice box में bones है वो vibrate कर रहे हैं तो sound produce हो रहा है। Whereas the second question, the answer may lie in the bird need to communicate with its mate during breeding season, और why का ये reason हो सकता है, वो गाने गा के बुला रही है, कि मेटिंग के लिए ढूंढ रही है, भाई है कोई अपनी नजर में लड़का तो आइए फैमिली बनाते हैं, है ना, matrimonial.com चल रहा है उनका गाना गा गा के, ठीक है। When you observe nature around you with a specific frame of mind, जब तुम आसपास नेचर को ना एक्चुअली एक माइंड सेट के साथ देखते हो, ऐसे नहीं बाबलों की तरह देख रहे हो, कुछ सोच रहे हुए देख रहे हो, you will certainly come up with many interesting questions of both type, why and how. अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये फ्रूट यहाँ पर ही क्यों लगा, ये पेड़ यहाँ पर ही क्यों है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो ये इन्होंने दिया है यहाँ पर। ओके, चलें आगे। Yes, ma'am. Yes, You have ma'am. already learned in previous classes that ecology is a subject which studies the interaction among organism and between the organism and its physical environment. बेटा, इन्होंने बहुत ही प्यार से तुम्हें इकोलॉजी की डेफिनेशन दी है, और तुम इतने इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो ना कि तुम्हारी डेफिनेशन बहुत खराब है। तुम करो भाई अंडरलाइन, अरे नीट वाले भी करे, ज्यादा ऐसे स्टड ना बनना, हम तो ड्रॉपर हैं बेटे, तुम्हारी भी खराब है तो क्या कहते हैं, इकोलॉजी क्या है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन मजाल है हमें याद हो, हमें तो कल की क्लास भूल गई है ना, ऐसी है। No, ma'am. No, ma'am. अच्छा, सही पता, ऐसा है। No, ma'am. तो फिर वो वाली थ्योरी किसने दी थी, रिवेट पॉपर वाली थ्योरी? Paul and Litch. अच्छा, नाइस। अस्मिता, आवाज नहीं आई तेरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा था। हाँ, यही मैंने बोला ना, तुझे कल का याद नहीं है तो भाई साहब, इनको नहीं है याद, लाइन काट देती हूँ मैं ये, आपको पता नहीं है, हमारे बच्चे कमाल के हैं गाना याद नहीं रहता इनको। देखो, इकोलॉजी एक सब्जेक्ट, इको मतलब इन्वायरमेंट, लॉगी मतलब स्टडी, स्टडी कर लो, एक सब्जेक्ट है जो स्टडी करता है इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म। तो ये ऑर्गेनिज्म है ए, ये ऑर्गेनिज्म है बी, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं यार, करते तो है ना इंटरेक्ट, है ना। पेड़ों से हमारा क्या इंटरेक्शन है, पेड़ हमें क्या दे रहा है, ऑक्सीजन, हम भी तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, इंटरेक्शन तो है हमारा। और बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट, यार इन्वायरमेंट से भी तो इंटरेक्ट कर रहा है ना, इसलिए एरो दोनों तरफ है, सब एक दूसरे से कर रहे हैं, है ना। इन्वायरमेंट से हम कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ को उसके पत्ते के ऊपर गे के थोड़ी आते कि ये ले ले कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा तो नहीं होता, इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं, इन्वायरमेंट से पेड़ ले लेता है। तो इन्वायरमेंट का ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन तो है हर किसी का, तो ऐसे बना सकते हैं हम, ठीक है। जनरली इसी तरीके से बना के समझाया जाता है, दिस इज द एंटायर इकोलॉजी, इसकी स्टडी को कहते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ दिस। तो कैसे पता चला स्टडी को कहते हैं, क्योंकि इकोलॉजी लिखा है, इकोसिस्टम नहीं लिखा है, ठीक है। सिस्टम इज इतना ही है, इकोलॉजी अगर मैं इसको स्टडी कर रही हूँ ना इकोसिस्टम को, तो इकोलॉजी होगी। नाउ फिजिकल एनवायरनमेंट में अबायोटिक, बेटा यहाँ अबायोटिक फैक्टर पढ़ना है तूने, अबायोटिक मतलब मृत, जो जीवित नहीं है, जैसे सॉइल से कैसे इंटरेक्शन है, जैसे हवा से कैसे इंटरेक्शन है, पानी से कैसे इंटरेक्शन है। पानी नॉन लिविंग है, उसके अंदर माइक्रोब्स रहते हैं, वो लिविंग है, राइट। तो पानी नॉन लिविंग है, उसको ऐसे मारोगे तो उसको चोट नहीं लगेगी, ओके ओके। Yes, ma'am.
ओ मैं लस्सी तो नीचे भुलाई। ओ क्या यार, मेरे को कहाँ पढ़ाते पढ़ाते खाना याद आता रहता है। इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजी में अपन 4 लेवल की ही बात करते हैं। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन नीट पूछ लेगा कि इकोलॉजी किससे कंसर्न है भाई। 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से कंसर्न है। मतलब क्या है इसका, पीछे देखो ये बनाए थे ना इतने सारे सेल, टिश्यू और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। वो कहते हैं इकोलॉजी में ना हम इतना नहीं जाते, हम सिर्फ 4 चीजों पे ध्यान देते हैं। वही है हमारा मेन लक्ष्य। क्या है वो 4 चीजें? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम। इन पे ध्यान देना हमने। ओके, ये नहीं पता मुझे, मैंने सोचा नहीं, मैंने वर्ड पहली बार सुना है। खुशी, समय दीजिए। ठीक है, तो हमने 4 ही चीजों पे ध्यान देना है, समझ गए? नाउ इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक एंड पॉपुलेशन लेवल। बहुत बढ़िया, इस चैप्टर में अपन ने इतना ही पढ़ना है। समझ गए तुम क्या पढ़ना है? समझ गए तुम बेटा? इकोनॉमिक्स हम पैसे के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसको कहते हैं। ये समझ गए ना सारे? गुड इवनिंग अंशु। क्या Yes, पढ़ना है? ma'am. आइए बेटा, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, हरी वाली। हरियाली से पेपर आ सकता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे हो तुम लोग, सो गए? Yes, ma'am. है. इतने इतने चुप क्यों हो? हेमराज ने आया क्या आज? मन्नत आई है? मन्नत तेरी तो मन्नत ही मांगनी पड़ती है मुझे, कभी कभार आती तो क्लास में। चक्कर क्या है? चल कोई ना, आज आगे भागना चाहिए, रुक जा। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, चलो पढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? ऑर्गेनिज्म क्या होता है, हम एक ही स्पीशी की बात करेंगे बेसिकली यहाँ पे, ठीक है? एक स्पीशी की बात कर रहे हैं, तो एक स्पीशी की खासियत क्या है कि जैसे डॉग है, तो किसके साथ रिप्रोड्यूस करेंगे, कैट के साथ या डॉग के साथ? डॉग के साथ। है ना? तो बेसिकली तुम्हें ऑर्गेनिज्म लेवल पे ये याद रखना है कि यहाँ पर तुमको क्या मिलेगी? इनब्रीडिंग। हाँ, इनब्रीडिंग मिलेगी तुमको, ठीक है? एक दूसरे के साथ इनब्रीड कर सकते हैं। याद रखना ये वाली बात, ये काम आएगी आगे चल के। ना इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल, ऑर्गेनिज्म के लेवल पे हम इकोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, टर्म्स ऐसे देते हैं ये। इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी विच ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवल बट ऑल्सो रिप्रोडक्शन। देखो नेचर में ना ऑर्गेनिज्म की जब बात होती, मनुष्य को हटा देना, ठीक है? मनुष्य क्या है? मनुष्य लालची, बहुत ज्यादा उसको ऐसे ना डिजायर्स है लाइफ में। हम उसमें से एक है, हम भी तो है, राइट? तो लेकिन नेचर में जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 2 चीजों से मतलब है। तो क्या, थोड़ी सबसे पहले उनको चाहिए रिप्रोडक्शन, ताकि उनकी आने वाली जनरेशन रहे। बहुत ज्यादा परेशानी है इनको रिप्रोडक्शन की, यही इनका मेन रीजन है। रिप्रोडक्शन के लिए इनको फूड भी चाहिए, है ना, एनर्जी भी तो चाहिए, और उसके लिए फिर उनको शेल्टर चाहिए ताकि अपने बच्चों को भी रख पाए। तो ये 3 मेन रिक्वायरमेंट है। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो नेचर में है वो है रिप्रोडक्शन की, चाहे वो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, ठीक है, जानवर है, ओके? एक्सेप्ट ह्यूमन, हमारी अलग अलग इच्छाएं हैं। अब ये कह रहे हैं अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म लूँ, एक ऑर्गेनिज्म में एक डॉग उठा लेती हूँ, चलो इसे पकड़ते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर मैंने डॉग बनाया तो कबूतर बन जाएगा मुझसे, तो डॉग ही लिख लो तुम। तो अगर मैंने एक डॉग को उठा लिया और मैं इसको स्टडी कर रही हूँ कॉलेज में, तो मैं ना ज्यादा से ज्यादा स्टडी ना उसके फिजियोलॉजिकल लेवल पे करूंगी, ठीक है? मतलब कि मैं समझने की कोशिश करूंगी। देखो मैं उसकी एनाटॉमी के अंदर नहीं जा रही, मोर्फोलॉजी में नहीं जा रही, क्योंकि वो तो फिजियोलॉजी का पार्ट हो गया ना, एक बहुत अलग सा फिजियो आ गई जिसमें हम बॉडी स्ट्रक्चर उसमें जाएंगे। हम बेसिकली इसके बॉडी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट, क्योंकि इकोलॉजी है, मुझे इन्वायरमेंट से रिलेटेड पढ़ना है। तो मैं इस डॉग से रिलेटेड पढ़ूंगी कि ये कैसे इन्वायरमेंट में रहता है और इसकी रिप्रोडक्शन की क्या साइकिल है, किस मंथ में रिप्रोड्यूस करता है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर ऑर्गेनिज्म लेवल पे इकोलॉजी को पढ़ोगे तो तुम बेसिकली कंसर्न होंगे किससे, कि ऑर्गेनिज्म कैसे अडेप्ट होता है अपने एनवायरनमेंट को, और दूसरा वो रिप्रोडक्शन का कैसे करता है, ठीक है? ये 2 चीजों का ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ क्या चल रहा है? Yes, ma'am. आई एम जस्ट ट्राइंग टू ओपन अप द चैप्टर लिटिल बिट, ठीक है? क्योंकि ना ये इतनी सारी थ्योरी सेंस नहीं बनाती है पढ़ने के बाद, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल बिलीव है ये, मैं गलत हो सकती हूँ भाई। तो मैं तुम्हें बस एक चैप्टर का खोलने की कोशिश कर रही हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आएगा वो तो मैं तुम्हें बता ही दूंगी, राइट? नाउ यू मे हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस। अरे इन्होंने नहीं पढ़ा कुछ, ये टीवी देख रहे थे, लाइन ही काट देती हूँ मैं। नहीं नहीं, इन्होंने नहीं पढ़ा। इनको याद नहीं रहता। हाउ द रोटेशन ऑफ अवर प्लैनेट अराउंड द सन एंड द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस कॉज एनुअल वेरिएशन इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट सीजन्स। क्या बोल दिया भाई तूने ने? बेटा धरती घूमती है, सूरज के आसपास घूमती है ना, ऐसे घूमती है,
और अपनी एक्सिस पे भी टिल्टेड होके घूमती है ना, थोड़ा थोड़ा ऐसे बाबलों की तरह। इसे क्या कहते Yes, हैं? ma'am. इसे कहते हैं रोटेट होना, और इसे कहते हैं इवॉल्व होना उसके आसपास, है ना, ऐसे कहते हैं ना कुछ। Yes, इसी की ma'am. वजह से Yes, अलग अलग ma'am. सीजन आते हैं ना, कभी ठंडी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी बढ़िया पतझड़ आती है। तो वही वो बता रहा है कि इन वजह से ऐसे मौसम तुम्हें दिखते हैं। दीज वेरिएशन टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, ये सारी वेरिएशन टेम्परेचर की उसी की वजह से तो डिसाइड होता है कि बारिश होगी, बर्फ पड़ेगी, ओले पड़ेंगे, या फिर तत्ती धूप निकलेगी, राइट। तो एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश भी और बर्फ भी, ठीक है। तो मेरे यहाँ बारिश हो रही है और तुम्हारे यहाँ बर्फ पड़ रही है, तो दोनों जगह प्रेसिपिटेशन हो रही है। तो अब ये क्या बोल रही है? अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम सच एज दिस। ओके, अब देखो ये तुम्हें क्या बताना चाह रहे हैं, ये तुमको बताना चाह रहे हैं कि मेजर बायोम जो है, बायोम क्या होता है? बहुत सारे इकोसिस्टम एक साथ एक इन्वायरमेंट में। तो एक बहुत बड़ी बाउंड्री है। जब मैं उसको ऊपर से, हम सारे क्या है, हम सब रॉकेट से ऊपर गए हैं, बहुत ऊपर, इस बाहर ही समझ लो, तुम धरती से बाहर बैठे हैं, रॉकेट के ऊपर मस्त पॉपकॉर्न खा रहे हैं। हमारी इमेजिनेशन है ना, हम खा रहे हैं पॉपकॉर्न, ठीक है। हम नीचे देख रहे हैं, तो हमने ना इमेजिनरी बाउंड्री बना ली, और हमें दिख रहे हैं यहाँ बहुत सारे इकोसिस्टम एक साथ रह रहे हैं। ये एक बायोम है, जैसे डेजर्ट। दूसरा बायोम है रेन फॉरेस्ट, तीसरा बायोम है टुंड्रा। तो ऐसे ही हमने बायोम बना लिए। तो ये अब हमने जब बायोम ऊपर से देखे, तो अनीश ने पूछा बायोम बने कैसे। तो हमने कहा कि जब धरती घूमती है तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर पड़ता है। इस वजह से कहीं कहीं बारिश होती है कि कहीं सूखा पड़ता है, तो उस वजह से डिफरेंट बायोम बनते हैं। तो जहाँ पर बहुत बारिश पड़ेगी वो होंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पर बारिश नहीं पड़ेगी वहां पे डेजर्ट बन जाएंगे, राइट। थोड़ा समझ आया? Yes, ma'am. ये ना तुमको इनडायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं बायोम कैसे बना। तो यहाँ लिख सकते हो, लिख लो कहीं। कहाँ लिखूं मैं? हाउ बायोम्स फॉर्म। और अभी ना इसका आंसर जो होगा यहाँ पर आएगा। यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अंडरस्टैंडिंग के लिए तुमको ये आंसर हो जाएगा, तो ये पैरा समझ आ जाएगा। क्लियर? बहुत डाउट है मुझे कि किसी को क्लियर हुआ है ये। है कोई है क्या? हाथ खड़ा कर दो भाई, जिसको नहीं आया समझ। अच्छा, इतना सन्नाटा। बेटा ये जो ये तुमको दिख रहा है ना ग्राफ, देखो एक तो पहले स्कूल के लिए लर्न कर लेना। अगर तुमने ये बना दिया, ओहो भगवान हो जाओगे तुम, बाहुबली हो जाओगे। कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा ये, और नीट में लेबल करने के लिए आता है, इंपॉर्टेंट है। और इसके बेसिस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी निकलते हैं, समझ रहे हो तुम? तो लेबल भी आ जाएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। देखो लेबल तो तुम रट्टा मार लोगे, थ्योरेटिकली तो समझना पड़ेगा ना। तो समझा दूं? Yes, ma'am. हाँ। सबसे पहले हर किसी ग्राफ में हम क्या चीज देते हैं? X-axis and Y-axis. हाँ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इन कोऑर्डिनेट्स पे क्या लिखा है ना। शाबाश। और बहुत ध्यान से हमें देखना होता है कहाँ पर नेगेटिव साइन है, कहाँ पर पॉजिटिव साइन है। ये पॉजिटिव है सारे, इसका ध्यान रखना। ये ना गलती करवा देता है बहुत बड़ी, ठीक है। तो देखो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन मतलब साल भर लगभग, मीन वैल्यू हम निकाल लेते हैं, सेंट्रल वैल्यू। तो साल भर कितनी प्रेसिपिटेशन हुई है, बारिश हुई है या बर्फ पड़ी है क्या, ठीक है। मीन एनुअल टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो देख लो ठंडी से ये बहुत ज्यादा कोल्ड है, और ये हो गया हमारा थोड़ा हॉट, राइट। और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन तुम देख रहे हो सेंटीमीटर में दे रखी है, तो बढ़ती चली जा रही है। इतना क्लियर? Yes, ma'am. अब देखो सबसे ज्यादा ये ना एरिया हमारा ट्रॉपिक पे। बेटा जब सूरज की किरणें इस पे सीधी पड़ रही है ट्रॉपिक पे, तो यहाँ पे सूरज जब पड़ता है तो पानी क्या हो जाता है? पानी नहीं, इवेपोरेट होके उसके वेपर ऊपर जाके क्या करते हैं वो? Cloud. कंडेंस हो जाते हैं। जब कंडेंस हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं वो? क्लाउड्स। Cloud. क्लाउड्स आपस में टकरा जाते हैं, और फिर क्या होती है नीचे? Rainfall. रेनफॉल ना। तो जहां पर टेम्परेचर ज्यादा वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा, Yes, ma'am. वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा, वहां पे क्लाउड कंडेंसेशन ज्यादा, वहां पे बादल ज्यादा बनेंगे, वहां पे बारिश भी ज्यादा होगी, है ना। अब पानी पी के ऐसे चलेंगे तो टकराएंगे तो पानी तो गिर ही जाएगा ना। तो हम कैसे याद रखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? कि देखो कौन से वाला है जिसमें सबसे ज्यादा तुमको मिल रहे हैं प्रेसिपिटेशन? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही तो है, राइट। तो ये वाला कॉलम में याद हो जाएगा, मैक्सिमम रेन फॉरेस्ट वाला, Yes, ma'am. ठीक है। ए डन। कोशिश करते हैं याद करने की, किसी किसी तरीके से हो जाएगा। सबका डन है? Yes, ma'am. अब देखो जो टुंड्रास होते हैं वो तो बेटा यहाँ होते हैं, पोलर रीजन पे,
आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। तो जो पोलर रीजन पे है वहाँ पे तो बहुत ठंडी होगी ना, मानते हो? Yes, ma'am. तो जहाँ पे Yes. बहुत Yes, ठंडी yes. होगी वहाँ पे नेगेटिव टेम्परेचर आएगा। तो ये वाला जो कॉलम है, कॉलम बी, यहाँ पे सबसे ज्यादा नेगेटिव है ना, तो ये आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा यहाँ लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? No, ma'am. बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। तो बी वाला हो गया हमारा पॉइंट। तो एक कॉपी ले लो, अपनी कॉपी में बना लो यार। तुम सीखोगे कैसे? ऐसे ही सीखोगे। तो हम बना लेते हैं कि मैक्सिमम रेनफॉल जो थी, जो भी वैल्यू थी, जैसे इसकी लगभग 400 के आसपास थी ना, 400 to 500, तो मैंने बना लिया कि जो यहाँ तक पहुँच रही है ना वो मेरे है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। करेक्ट? खुद बनाओगे ना फिर भूलोगे नहीं। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडी है -10 डिग्री सेल्सियस, वो कौन सा था? Tundra. Arctic and alpine. Arctic and alpine tundra. हाँ, 2 याद हो गए हमें। चलो अगला करते हैं। अब हाँ, अब यहाँ तुम्हें दिक्कत होगी, तुम्हें लगेगा ना कि डेजर्ट में तो बहुत गर्मी होती है, लेकिन बेटा डेजर्ट में क्या होता है ना कि दिन में जितनी गर्मी होती है ना, रात को ठंड भी उतनी होती है। लेकिन दिस इज नॉट द केस इन ग्रासलैंड। ग्रासलैंड के केस में क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पे दिन में भी गर्मी होती है, रात को भी फिर गर्मी होती है, क्योंकि वो बिल्कुल खुला एरिया होता है। ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना कि ऐसा सुनने में लगता है कि डेजर्ट में ज़्यादा गर्मी होगी, लेकिन बेटा ग्रासलैंड में होगी। क्योंकि सोचो अगर तुम डेजर्ट में जाओगे, अगर तुमको बहुत गर्मी लगेगी तो तुम क्या कर सकते हो, मिट्टी को हटा के, रेत को हटा के अंदर घुस सकते हो, फिर रेत से खुद को कवर कर लो। ठंडा लगेगा ऐसे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Yes, छिपकली ma'am. ऐसी तो करती है, तुम कौन सी छिपकलियों से कम हो? है ना? तो वो भी ऐसी करती है, बास्किंग करती है बाहर, फिर जैसी बहुत गर्म होती है ना, उसको होता है छिपकली तंदूरी बन जाएगा मेरा, फिर वो छुप जाती है रेगिस्तान में अंदर घुस के, है ना? तो वो वैसे जो लिजर्ट होती है वो क्या होती है, होमोथर्मिक या पोकिलोथर्मिक? Okay, thermic. पोकिलोथर्म्स, राइट? अपनी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते ना, तो वो छुप जाती है। वैसे ही तुम डेजर्ट में बच सकते हो, लेकिन ग्रासलैंड में हो, पर तत्ती धूप निकली है, कहाँ जाओगे? पेड़ तो है नहीं, लग गए, है ना? हालत होगी हमारी, सब पसीने पसीने हो गए हम। तो याद रख लेना, डेजर्ट और ग्रासलैंड कंपैरिजन में याद रहता है, ठीक है? कि डेजर्ट और ग्रासलैंड में, अब तुम्हें इसमें जो सबसे ऊपर लिखेगा ना, जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर तुम्हें दिखना है, वो होगा ग्रासलैंड का। तो मुझे ऐसे याद रह जाएगा कि जहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर है ना, वो ग्रासलैंड है। धोखा हुआ है हमारे साथ, जैसे ग्रीनलैंड ने हमारे साथ धोखा किया था, हरियाली नहीं मिली वहां पे, वैसे ग्रासलैंड में सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है। ओके? और उससे थोड़ा सा नीचे पे तुमको मिल जाएगा कौन? Desert. 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 याद रह जाएंगे ये दो, Yes, ma'am. Yes, सी एंड ma'am. डी। ठीक है? ओके। मैंने यार ये मैंने कुछ ना कुछ किसी चीज से याद किया, तो मैं याद नहीं आ रहा मुझे। टुंड्रा, सी टी, ए सी टी, मुझे सच्ची याद नहीं आ रहा। मैम टेम्परेट, आपने ग्लोब से याद किया होगा। हम्म, हमें ग्लोब वाला ट्रॉपिक, उसके बाद टेम्परेट। हाँ शायद, नहीं मेरे को ना ऐसे याद है कि मैंने इस ऑर्डर में कुछ याद किया था, मुझे ट्रिक याद नहीं आ रही। किसी को याद है? मैं तो पढ़ाया तो होगा ये। मैम हाँ, मैम लीस्ट रेनफॉल किस में होगा, डेजर्ट में कि आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा में? लीस्ट Desert रेनफॉल, में. लीस्ट डेजर्ट. रेनफॉल, हाँ होना तो डेजर्ट में चाहिए। नीचे करके देखें इसको, यस मैम. धोखा हो रहा है ये हमारे साथ। नहीं, डेजर्ट में होगा, डेजर्ट में होगा, डेजर्ट में। आर्कटिक में तो वैसे रेनफॉल नहीं होगा, वहां पे तो स्नो ही हाँ गिरेगी। स्नो, हाँ स्नो गिरेगी, पर प्रेसिपिटेशन में काउंट होगा ना बेटा, डेजर्ट में ही होगा। सही बोल रही है वो प्यारी बच्ची। काउंट ऐसे जब भी हो ना, स्केल लगा के देख लिया करो मस्त, तो देख डेजर्ट में ही होगा। फिर भी एक बुक में एक बार स्केल लगा के देख लियो, वैसे डेजर्ट में ही होगा। टॉपिकल को तुम वैसे हाँ टेम्परेट से याद रख सकते हो बेटा, ट्रॉपिक के नीचे तो टेम्परेट होता है, तो इसके नीचे वाला टेम्परेट तुम याद रख सकते हो, टेम्परेट बनेगा इसके नीचे। ठीक है? तो टेम्परेट हो गया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो यार कॉनिफेरस भी लगा दो ना, अभी ये वाला अकेले ही पड़ा है। ओके? ए बी Yeah, सी ma'am. डी ई तक करा दिया। ओए एफ वाला खुद कर लेना, एक ही तो बचा, हो जाएगा थोड़ा थोड़ा याद। यस मैम. यस मैम। अच्छा ऐसा है, चलो फिर एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। बुक बंद कर देना, है ना? देख के प्रैक्टिस करोगे, कतई प्रैक्टिस नहीं है वो फिर। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ? Tropical ट्रॉपिकल rainforest. रेनफॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट। चलो क्या बना देते हैं, ट्रॉपिकल। ट्रॉपिक के नीचे कौन आता है? Temperate. टेम्परेट. टेम्परेट. हाँ कहीं टेम्परेट होगा मेरा, अगर आप बिल्कुल गलत हो सकता है, लेकिन मुझे आइडिया तो है ना, पता तो कर लूंगी। अच्छा, सबसे ज्यादा ठंडी कहाँ? Arctic and आर्कटिक alpine एंड tundra. अल्पाइन टुंड्रा. एल्पाइन, एल्पाइन, एप्पलाइन।
सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ? ग्रासलैंड, Grassland. Grassland. ग्रासलैंड से थोड़ी कम गर्मी कहाँ? डेजर्ट, Desert. सबसे कम प्रेसिपिटेशन कहाँ? डेजर्ट, Desert. अच्छा क्या मैम कॉनिफेरस, Coniferous. डालेगा फिर इसको मैम टेम्परेट से नीचे। टेम्परेट से नीचे, मतलब कर लोगे तुम्हें? Yes, ma'am. बहुत ही बढ़िया, शाबाश, आता है लेबल करने के लिए। अब तुम इससे क्वेश्चन भी ड्राइव कर लोगे, इतना आ गया तुम्हें। चलो ओके, समय है अभी हमारे पास। चलो, रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। रीजनल मतलब दिल्ली में ऐसा मौसम है, लोकल आर के पुरम में ऐसा मौसम है। मैं भी तुम्हें क्या एग्जांपल दे रही हूँ, तुम्हें कैसे समझ आएगा? रीजनल हो गया पूरे शिमला में, लोकल हो गया छोटे शिमला में, ऐसे कर सकते हैं। इससे ज्यादा एग्जांपल नहीं आ रहा मुझे। तो वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट। बेटा अलग अलग तरीके के हैबिटेट बन जाते हैं ना। अब एक बायोम है, एक पूरा का पूरा तुमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ले लिया है ना। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कहीं पे तुम्हें पानी मिलेगा, कहीं पे तुम्हें ज्यादा पेड़ दिख रहे हैं तो वहां पे तुम्हें मॉइस्चर बहुत मिलेगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। सो मेजर बायोम ऑफ इंडिया आर शोन इन फिगर 13.2। हाँ पढ़ लिया हमने। ऑन प्लैनेट अर्थ, अच्छा, लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन अ फ्यू फेवरेबल हैबिटेट बट इवन इन एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट। स्काउचिंग राजस्थान डेजर्ट, रेन सॉक मेघालय, मेघालय जाऊंगी मैं, जाऊंगी इसी साल जाऊंगी, बहुत बारिश होती है वहाँ। डीप ओशियन ट्रेंचेस, डीप ओशियन के अंदर भी बिल्कुल वो बने होते हैं ना, ओशियन के अंदर ही बहुत जरा वो होता है, क्या कहते हैं यार उसको, अरे क्या शब्द है, बताते थोड़ी देर में, सोचने। टोरेंशियल स्ट्रीम्स, जहाँ पे बहुत टोर्नेडो जैसे लगते हैं स्ट्रीम्स। परमाफ्रॉस्ट, जब यू गाइस पहले बताया था, स्नो लेडन जो होती है, परमाफ्रॉस्ट स्नो लेडन होता है, इसे अंडरलाइन कर लो। पोलर रीजन्स, हाई माउंटेन टॉप्स, थर्मल स्प्रिंग जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, स्टिंकिंग कंपोस्ट पीट, टू नेम अ फ्यू। इवन अवर इंटेस्टाइन इज अ यूनिक हैबिटेट फॉर 100 ऑफ स्पीशीज ऑफ माइक्रोब। तो ये कह रहे हैं कि जो जिंदगी है ना, लाइफ है, वो बहुत जगह मिलती है। वो तुमको वोल्केनो के रिम के ऊपर भी मिलती है, जो वोल्केनो का माउथ होता है। तुमको पानी में भी, डीप पानी के अंदर एकदम गुफाएं सी बनी होती है, ट्रेंचेस वैसे होते हैं, वहां भी मिलती है। तुमको बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म तुम्हारे इंटेस्टाइन में भी मिलते हैं, है ना। तो कह रहे हैं हर जगह पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, राइट। अनफेवरेबल में भी मिलती है, तो ये लिख सकते हैं हम ज्यादा से ज्यादा, लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन अ फ्यू फेवरेबल हैबिटेट बट इवन इन द एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट। सिर्फ इतनी लाइन अंडरलाइन कर लो, बहुत है। ओके Yes, ma'am. यस मैम। वैसे ये तो आना नहीं चाहिए यार लेबल करने के लिए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, कुछ नहीं दिख रहा ना, सिर्फ जंगल है, रेन फॉरेस्ट है। डेसीडियस फॉरेस्ट है, अच्छा। डेजर्ट है, सी कोस्ट है, अच्छा। पेड़ों का फर्क है, देख लेना यार। What are key elements that lead to so much variation in the physical and chemical condition of different habitat? वो कह रहे हैं डिफरेंट हैबिटेट है, जैसे कि यह है ए वाला रीजन है, और मैंने कहा यह है बी वाला रीजन, तो जो मैंने वो भी ग्रीन से बना दिया। अरे अरे, ये मेरा बी वाला रीजन है, और हम क्या कर रहे हैं, हम वेले हैं, हम बैठ के देख रहे हैं। हम कह रहे हैं ए और बी में ऐसा क्या है कि फिजिकली भी ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट दिखते हैं, और केमिकली भी अगर हम बात करें, इनके अंदर ऑब्जर्व करें लिविंग ऑर्गेनिज्म को, डिफरेंट दिख रहे हैं। कोई प्लांट, कुछ प्लांट बी में मिलते हैं जो ए में नहीं मिलते हैं, तो केमिकल कॉम्पोजिशन का फर्क हो गया ना उनके अंदर, राइट। तो वो पूछ रहे हैं Yes, कि ma'am. क्या की एलिमेंट है जिसकी वजह से इतनी वेरिएशन आ गई। वेरिएशन के पीछे पड़े हुए हैं कब से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर टेम्परेचर। ओ अभी बता रहे हैं वो रीजन जिसकी वजह से ए बी से अलग है, वो रीजन जिसकी वजह से अनीश अस्मिता से अलग है, ठीक है, वो रीजन जिसकी वजह से तन्वी किससे अलग है, मेघा से। तो ये कह रहे हैं इकोसिस्टम में क्या रीजन है, सबसे पहले टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, फिर है पानी, दूसरा है लाइट। अब टेम्परेचर और लाइट एक दूसरे से बहुत मिलते हैं, और चौथा है सॉइल। ये सारे हैं एबायोटिक फैक्टर, इनकी वजह से कोई एक रीजन दूसरे से डिफरेंट है। चंडीगढ़ हिमाचल से डिफरेंट है इन 4 रीजन्स की वजह से मेनली। कितनी बात समझ आई? Yes, Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. We must remember that the physiochemical abiotic components alone do not characterize the habitat of an organism completely. अच्छा ये बात भी याद रखना, सिर्फ इनकी वजह से ही मेरा घर बार डिसाइड नहीं होगा। The habitat include biotic components also, ठीक है। तो मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो है ना, वो भी डिसाइड करेंगे। तो जैसे एक डॉग है, तो उसका हैबिटेट जो है वो सिर्फ नॉन लिविंग थिंग से थोड़ी बना है, वहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो रहते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी एयर है वहाँ पर माइक्रोब तो है ना। तो अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे आसपास सिस्टम सब कुछ नॉन लिविंग है, तो वो मेरा एनवायरनमेंट है, ठीक है।
ये मेरा अभी रहने वाला घर हो गया और ये मेरा इन्वायरमेंट हो गया, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो है, मुझे दिख नहीं रहे, लेकिन वायरस तो यहाँ भी होंगे ना, बैक्टीरिया तो यहाँ भी होंगे, तुम्हारे आसपास भी है। वही बात वो कह रहे हैं कि याद रखना लिविंग ऑर्गेनिज्म भी वहाँ एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज बायोटिक कॉम्पोनेंट्स लाइक पैथोजन, पैरासाइट, प्रीडेटर, कॉम्पिटिटर। बेटे 4 टर्म है ना, इनका फर्क आना चाहिए। पैथोजन क्या होते हैं? जो हमेशा डिजीज कॉज करते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं? अ कैटेगरी ऑफ पैथोजन जो डिजीज कॉज कर सकते हैं। प्रीडेटर क्या होते हैं? जो प्रे के ऊपर फीड करते हैं। और कॉम्पिटिटर्स क्या होते हैं? जो 2 लोग एक ही चीज के लिए लड़ते हैं। बेसिक फर्क पता है ना? यस शिवानी। तो इनका ना डेफिनेशन कर लेना, क्योंकि वैसे तो आगे आएगा, इसकी डेफिनेशन जरूरी है, ठीक है? ये पूछी जाएगी कहीं ना कहीं। ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद विच दे इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली, वी अज्यूम दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हमने अज्यूम किया है ये, तो ऑर्गेनिज्म हैड थ्रू नेचुरल सिलेक्शन इवॉल्व अडेप्टेशन टू ऑप्टिमाइज। देखो अपने को क्या करने का है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करने का? सर्वाइव करने का है और रिप्रोड्यूस करने का है, राइट? सर्वाइव हो जाए, वो खाना मिल जाए, रह ले और रिप्रोड्यूस कर ले, यही उसके जीवन का लक्ष्य है। उनको डॉक्टर नहीं बनना, ठीक है? तो उसके लिए इन्होंने कहा कि समय के साथ इवोल्यूशन ने ऐसी चीजों को सपोर्ट किया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रह पाए, राइट? जैसे डार्विन फिंचीज थी, तो इवोल्यूशन ने सपोर्ट किया कि उनके बीक की शेप थोड़ी चेंज हो जाए ताकि वो आसपास का खाना खा पाए और रिप्रोड्यूस कर पाए, करेक्ट? यही बात उन्होंने यहाँ पर बोली। ये बात समझ आई किसी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. विश्वास सा नहीं हो रहा मुझे। ये लैंग्वेज लैंग्वेज इजी लग रही है तुमको, टफ लग रही है? ये बताओ पहले। मैम थोड़ी अजीब जैसी है। Yes, है ना? ma'am. है ना? अजीब है ना? फिर ठीक है। अगर तुमको अजीब नहीं लग रही हो, झूठ बोल रहे हो। कैसे कैसे लिखा है? सिंपली लिख सकते थे ना कि इवोल्यूशन होता है तो नेचुरल सिलेक्शन होती है तो चीज़ों में चेंज आता है। सीधे तरीके से लिख सकते थे ना कि किसी बायोम को इतने सारी जगह एक दूसरे से डिफरेंट इसलिए दिखती है क्योंकि 4 फैक्टर मेनली रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए इतना कॉम्प्लिकेट क्यों किया? हाँ टफ है, कोई बात नहीं। ईच ऑर्गेनिज्म हैज एन इनवेरिएबल क्या हो गया मुझे? अच्छा हाँ, मैं अक्सर तोतला बोलती हूँ, है ना ऐसे? No, ma'am. हाँ मैम। ओ कितने प्यार से झूठ बोल रही है, नॉनसेंस। Each organism has an invariably defined range of condition that it can tolerate, diversity in the resources it utilizes, and a distinct functional role in the ecological system. All this together comprises a niche. ओहो निश की डेफिनेशन देखो एनसीईआरटी कितनी जालिम तरीके से दे रही है। जब भी Yes, मैं ढंग से ma'am. पढ़ती हूँ ना, मुझे कभी समझ नहीं आता मैंने क्या पढ़ा। अभी जो मैंने पढ़ा मेरे को समझ नहीं आया, दोबारा पढ़ना पड़ा। मैं जब भी ढंग से पढ़ती हूँ मुझे कभी समझ नहीं आता मैंने क्या बोला है। Each organism है इनवेरिएबल डिफाइंड रीजन ऑफ रेंज ऑफ कंडीशन दैट इट कैन टॉलरेट, ठीक है? तो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो इनवेरिएबल डिफाइंड मतलब, हाँ यस शिवानी, इनवेरिएबल डिफाइंड रेंज मतलब तुम कोई नंबर ही नहीं डाल सकते उसके ऊपर, कितनी सारी कंडीशंस में को वो टॉलरेट कर सकता है एक ऑर्गेनिज्म। ये बना देता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म बनाते हैं हम, बताना क्या बनाएंगे। रुको रुको, बना रही हूँ मैं अभी, मेरे भाई ने बचपन में सिखाया था। क्या बनाएगी? Tuba. हाँ बैट नहीं, रैट। यस, तो ये बेचारा चूहा बहुत सारी कंडीशन सर्वाइव कर सकता है भाई। तुम देखो कहीं भी छुप जाता है। डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेज इट यूटिलाइज, बहुत सारे, अरे कुछ भी खा लेता है ये तो। अरे कान नहीं बनाए, बहुत सारी चीजें खा लेता है। डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजी, बहुत सारे रोल है इसके फंक्शनिंग रोल। इसको टाइम मिलेगा तो मेरी उंगली में काट लेगा, है ना? टाइम मिलेगा मेरे कपड़े कुतर लेगा, कितने सारे काम है ऐसे। ये सब कुछ कम टुगेदर कहते हैं निश। तो देख लो, फंक्शनल रोल ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन निश। फंक्शनल लिखो, रोल ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज निश। भाई इसका क्या फंक्शनल रोल है? ठीक है, खाना खाना, रिप्रोडक्शन करना, रहना, लड़ाइयाँ करना, ये सब इसका फंक्शनल रोल है। तो ये इसका निश है। इसी की कॉम्प्लिकेटेड भाषा यहाँ लिखी है भाई, इसको रट लेना, ठीक है? इसको कैसे लिखोगे? ऑर्गेनिज्म, हाँ यहाँ से स्टार्ट करना डेफिनेशन ऑर्गेनिज्म से, ठीक है? सॉरी यार, इसको रट लेना। हाँ हाफ रेड हाफ डक, कौन सी डक होती है भाई ऐसे? यहाँ से इसको रट लेना भाई, है? माफी चाहेंगे हम, पर और कोई तरीका नहीं है अपने पास। आगे चल। Yes,
Yes, सी ma'am. टर्म आती है स्टेटमेंट, फंक्शनल रोल ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज डिश। ओके, चलो भाई, यहाँ से इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ से अब क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इससे पहले तो मैंने तुमको पढ़ा दिया, दिल पे पत्थर रख के, लेकिन अब सवाल आएंगे, तो तैयार रहें। मेजर एबायोटिक फैक्टर कौन से लिखे थे अपन ने? 4 सबसे महत्वपूर्ण। टेम्परेचर, वाटर, लाइट, Temperature, soil, water, light, water, sir. लाइट सॉइल। सॉइल वो वेट कर रहा था, कह रहे जो ये भूलेंगे मैं वो बोलूंगा। टेम्परेचर और लाइट बहुत मिलते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वजह से टेम्परेचर डिफाइन होता है किसी जगह का, है ना। ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट आ रही है तो गर्मी है, कम इंटेंसिटी की लाइट आ रही है तो ठंडी है, ऐसे ही होता है ना। लाइट आ नहीं रही है तो और ज़्यादा ठंडी है। तो टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलिवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये रहा पहला क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। ऐसे हमने पिछले चैप्टर में भी करा था ना, क्या था वो? क्वाड्रेट, 4 क्वाड्रेट थे ना, क्या थे वो? HOAC, हाँ, habitat HOAC। हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था उसमें नीश? habitat loss, Habitat, loss loss, and and fragmentation. अब इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा एबायोटिक फैक्टर है? Temperature. टेम्परेचर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यू आर अवेयर, हाँ भाई हम बहुत अवेयर हैं, दैट द एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरीज सीजनली। हमें पता है हर सीजन में टेम्परेचर बदलता है। अभी गर्मी आ गई है देखो। डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। हमें ये भी पता है भाई कि धरती में इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो ठंडी बढ़ेगी। एंड फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन टॉप्स, बिल्कुल चंडीगढ़ से तुम शिमला जाओ ठंडी हो जाएगी। इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल इन पोलर, पोलर में नेगेटिव में जाता है तो हाई एल्टीट्यूड, ओ गर्मी गर्मी बहुत गर्मी तक चला जाएगा। इन ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर देयर आर हाउएवर यूनिक हैबिटेट सच एज थर्मल स्प्रिंग। थर्मल स्प्रिंग क्या होते हैं? जहाँ पर भैया बहुत ज्यादा गर्मी होती है। एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, समुद्र के अंदर वोल्केनोज होते हैं, उन्हें डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट कहते हैं। डीप सी बहुत अंदर समुद्र के, हाइड्रो मतलब पानी और थर्मल मतलब गर्म। वेयर एवरेज टेम्परेचर एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस। तुमको यहाँ पर भी आर के बैक्टीरिया मिल जाएंगे। इट इज जनरल नॉलेज दैट मैंगो ट्री डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कैनेडा एंड जर्मनी। वहाँ पे आम नहीं लगते, आम हमारे यहाँ लगते हैं। ठीक है, स्नो लेपर्ड्स आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट। भगवान का शुक्र है स्नो लेपर्ड नहीं मिलते यहाँ। टूना फिश आर रियली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन द ओशन। ट्रॉपिक के बाहर टूना ढूंढ के दिखाओ, नहीं मिलती। You can appreciate the significance of temperature of living organism when you realize that it affects the kinetics of enzyme and through it the metabolic activity and the physiological function of the organism. अच्छा, यहाँ से जीवन अच्छा। मन्नत मेरे को क्लास के बाद मैसेज करियो, ठीक है? अच्छा बेटा, यहाँ से यहाँ पर है, इन्होंने एक लाइन लिखी है जो कष्ट देगी तुम्हारे को। अच्छा, मेरी आवाज तेरे को इतनी प्यारी लगती है, तुझे मेरी बाद में आवाज सुननी है? बाद में पूछ लियो है। ये देखो, तुम अप्रिशिएट कर सकते हो कि ये जो टेम्परेचर है ना, बा बता क्यों भाई जो पोलर रीजन में मच्छी मिलती है, क्यों नहीं मेरे घर के पीछे वाली मच्छी की दुकान पे मिलती? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि नहीं रह सकती? पोलर रीजन में जो मछली रहती, और हमारे यहाँ की मछली जी कहीं जाके पोलर रीजन के पानी में डाल दो, हो निकल लेगी वो। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या Temperature. ठीक है, टेम्परेचर बदल गया तो उसको क्या फर्क पड़ता है? हुआ क्या शरीर के अंदर ऐसा? करेंगे क्या नहीं करेगा? Habitat change हो गया. हार्मोन्स और केमिकल रिएक्शन शरीर के अंदर। यस, रुको बेटा अभी। हाँ, तो क्या होता है कि बॉडी के एंजाइम काम नहीं करेंगे। मेरी बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस में काम करती है, तो मुझे ठंडे पानी में डाल के रख दोगे तो फिर एक तो तुम पिटोगे बहुत मुझसे, और मेरी बॉडी के एंजाइम काम नहीं करेंगे। यही बात इन्होंने लिखी है। टेम्परेचर कैसे इतना रेगुलेट कर लेता है कि कोई ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मिलता है, उसका रीजन ये है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर ही उसके शरीर के एंजाइम चल रहे हैं, मेटाबॉलिक फंक्शन चल रहे हैं। हम जिंदा क्यों हैं? केमिकल रिएक्शन की वजह से ना। हमारा मेटाबॉलिज्म ही हमें जिंदा रख रहा है। सारे केमिकल रिएक्शन रोक दो, चला लो, फिर बॉडी चल ही नहीं सकती। तो टेम्परेचर रेगुलेट करता है। जो एंजाइम होते हैं ना, एक्चुअली ये होते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव। तो तुम टेम्परेचर बदलोगे ना, इन फंक्शनिंग रुक जाएगी यार इनकी, ये दिक्कत है। गर्मी में जाओगे तो वो ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे। हाँ, एंजाइम की खास बात क्या है कि इन लो टेम्परेचर ये क्या हो जाते हैं? Deactivate. इनएक्टिवेट कहते हैं ना, Denature. इनएक्टिवेट नहीं, इन हाई टेम्परेचर दे डीनेचर। हाई टेम्परेचर में डीनेचर होता है, टूट जाते हैं स्ट्रक्चर में। लो टेम्परेचर में तो इनएक्टिव है, तो टेम्परेचर ठीक कर दे एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन हाई टेम्परेचर में टूट जाएंगे, स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, फिर वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे।
तुम टेम्परेचर बचो, एंजाइम की हालत खराब हो जाती है। इस वजह से ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक टेम्परेचर में ही मिलते हैं। यही लाइन इन्होंने यहाँ लिखी है, ठीक है। अब देखना, अब पढ़ना है इसको। यू कैन अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन यू रियलाइज दैट इट अफेक्ट्स टेम्परेचर। इट का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर अफेक्ट द काइनेटिक्स। तो इट को हटा के टेम्परेचर लिख लो यार, क्योंकि भाषा गंदी है इसकी। टेम्परेचर अफेक्ट्स द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम काइनेटिक मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं ना, तब उसको काइनेटिक वर्ड यूज कर लेंगे। काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम एंड थ्रू इट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो शरीर में केमिकल रिएक्शन हो रही है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब यहाँ नीचे लिख लो केमिकल रिएक्शन। काइनेटिक्स को लिख लो फंक्शन, फंक्शन लिख लो काइनेटिक्स को, तो समझ आ जाएगा। अब पढ़ो, टेम्परेचर अफेक्ट्स द फंक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड थ्रू इट द केमिकल रिएक्शन एक्टिविटी एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो टेम्परेचर ये इफेक्ट करता है। ओके, यस प्रतिभा, करेक्ट, डन। Yes, ma'am. चलो, अ फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर लेते हैं, तो उसके लिए वर्ड हम लिखेंगे यूरी। यूरी मतलब वाइड, और स्टीनो मतलब नैरो, है ना। स्टीरियोटाइप सुने तुमने? स्टीरियोटाइप होते हैं पुराने ख्यालात के बिल्कुल जनता, Yes, ma'am. स्टीरियोटाइप कहते हैं उसको, है ना। तो स्टीरियो से स्टीनो याद रख लेंगे। स्टीनो मतलब नैरो एंड यूरी मतलब वाइड। सो वो ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, थर्मल मतलब टेम्परेचर, अब इसको मिला लो वर्ड को। तब वो तुमसे पूछते हैं, नीट में ये क्वेश्चन आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यूरीथर्मल क्या है। यूरीथर्मल जो वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेंगे, मतलब कि ऑर्गेनिज्म मे बी 20 to 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में सर्वाइव कर सकता है। एंड वास्ट में जो, अब ये होते हैं फ्यू, ठीक है। अब वास्ट मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज, इन्हें हम कहते हैं स्टीनोथर्मल, लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह सकते हैं, ठीक है। द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस इन डिफरेंट स्पीशीज डिटरमाइंड टू अ लार्ज एक्सटेंट देयर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यार वो कहाँ रहते हैं ना, जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है वो उसी टेम्परेचर को अकॉर्डिंग अडेप्टेड है, जो इंडिया में रहता है वैसे अडेप्टेड है। वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे उनकी इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना धरती पे, वैसी उनकी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। इस पे ज्यादा नहीं सोचना। क्वेश्चन आएगा तुम्हें यूरीथर्मल स्टीनोथर्मल के बीच में कंपैरिजन आ सकता है, और इनके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, या तुमसे मीनिंग पूछ सकते हैं। तो याद रखना, कम है जो वाइड रेंज में रह सकते हैं, ज्यादातर नैरो रेंज में रहते हैं। ओके, समझ आई? Yes, ma'am. ओके, सही, एक सेकंड होना ही है। मैंने इसकी हिस्ट्री तो नहीं पढ़ी यार, एज ए काप गलती से ट्रांसपोर्ट में आ गया होगा, जनरली चीज़ें ट्रांसपोर्ट में आ जाती है, देखना पड़ेगा मुझे, मैंने पढ़ी नहीं शिवानी कभी इसकी हिस्ट्री, कि आया कैसे। Now in recent years there has been a growing concern about the gradually increasing average global temperature। अब देखो एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर इतना इंपॉर्टेंट है, 1-2 डिग्री भी बचा दोगे, बढ़ा दोगे, तो एंजाइम एक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा ना। इस वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो दिक्कत है। ग्लोबल वार्मिंग मैं तुमको बताती हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब करती हूँ बता के। जो टर्टल होते हैं ना, उनमें जो जेंडर होता है ना, वो टेम्परेचर भी डिटरमाइन करता है, समझ रहे हो तुम। तो महिलाएं होंगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तुम टेम्परेचर चेंज हो गए तो पुरुष होंगे, उनका सेक्स डिटर्मिनेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब तुम ग्लोबल वार्मिंग कर दो तो सेक्स रेशियो तो डिसबैलेंस हो गया ना, महिलाएं होगी, लड़के हुए ही नहीं, तो फिर आगे पॉपुलेशन तो डिक्लाइन हो ही जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ग्लोबल टेम्परेचर राइज जो है ये है ना, कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, इसका बहुत खतरनाक इफेक्ट है, क्योंकि बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेक्स ही डिटरमाइन टेम्परेचर पे होता है। सोचो, उनकी पूरी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए दूसरा जेंडर ही नहीं मिलेगा, समझ रहे हो तुम, लड़के लड़कियों की कमी हो जाएगी। उनकी बॉडी ऐसी है कि टेम्परेचर पे डिटरमाइन होता है वो जीन एक्टिवेट होगा या नहीं सेक्स डिटर्मिनेशन का, समझ रहे हो तुम कितनी घातक बात है ये, Yes, ma'am. Yes. है ना। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग तो भैया बहुत ही सीरियस कंसर्न है, बहुत ज़्यादा। टेम्परेचर के बेसिस पे ही माइग्रेशन पता चलता है उनको, टेम्परेचर के बेसिस पे ही माइग्रेट करके वो स्पॉनिंग करती है, मछलियाँ अंडे देती है। सोचो, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लाइफ का बहुत नुकसान है। तो रिसेंट ईयर में हमने देखा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यू वुड यू एक्सपेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ऑफ सम स्पीशीज टू बी अफेक्टेड? क्या लगता है, अगर ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग होती रही तो कुछ स्पीशी जो अलग अलग एरिया में मिलती थी, क्या उनके मिलने पे कोई फर्क पड़ेगा? Yes, ma'am.
एक्सटिंक्ट हो सकती है। एक्सटेंड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है भाग के कहीं और जाने की कोशिश करे। बर्ड तो फ्लाई कर सकते हैं ना, उसको बर्ड्स मिलने बंद हो जाएंगे उस एरिया में जहाँ मिलते थे, है ना। फिर वो बोलेंगे हमारे ज़माने यहाँ ये पंछी होते थे, देखो तुम्हारे ज़माने में पंछी रहे नहीं, और तुम्हारे बच्चों के ज़माने में तो कुछ नहीं रहेगा। सुनने को मिलता होगा तुम्हें, पहाड़ों पे भी पहले बहुत ठंड होती थी, अब इतनी ठंड नहीं पड़ती, इतनी बर्फ़ भी नहीं पड़ती। जब मैं छोटी होती थी तब अच्छे से सर्दी स्टार्ट हो जाती थी सितंबर से, और दिसंबर तो बहुत बुरा हाल हो जाता था, और सर्दी चलती थी मार्च तक, मतलब मार्च तक हम स्कूल में अच्छे से स्वेटर पहन के जाते थे। मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, तो देख रहे हो तुम, ये टी शर्ट में भी ठंड गर्मी लग रही है मेरे को। हाँ शाबाश, वेरी गुड शिवानी, तू गूगल कर ले चीज़ें, इधर आ जा। तो आइए, तो ये था टेम्परेचर के बारे में, जिसमें से तुम्हें टर्म स्टीनो और यूरी निकालनी थी, और ये इंग्लिश को थोड़ा सा डिकोड करना था। हो गया ना सबका? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, इसलिए तुमको ये चैप्टर पढ़ना था क्योंकि इसकी लैंग्वेज अजीब सी है? यस नो मैम। मैम, इसलिए मैम पढ़ना था हमें तो क्योंकि पढ़ना ही आपने नहीं क्लियर चाहिए। करवा देना है। हाँ, 3-4 बच्चे एक साथ बोलो बेटा, मुझे समझ आ जाएगा। भगवान हूँ मैं, बारी बारी बोलो। मैम हमने तो हैंड रेज किया ही नहीं था इस चैप्टर पर। अच्छा, दूसरा बच्चा कौन है? मैम इसलिए क्योंकि ये एग्जाम में आना था और इसकी लैंग्वेज मेरे को पता था अजीब सी थी, और अगर आप समझाते तो आ जाना था, मैं समझ इसलिए। यहाँ मेरी लस्सी नीचे रह गई यार। पानी से प्यास नहीं बुझ रही मेरी अब। वाटर इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। भैया जल ही तो कल है, समझ रहे हो तुम? पानी से बहुत फर्क पड़ता है। बिना पानी के मुझे पढ़ाने को बिठाओ, मर जाऊंगी मैं। मेरी तो रात को जाग खुल जाती है प्यास से, इतनी प्यास लगती है मुझे। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है पानी। इनफैक्ट लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर। मैं बहुत मारूंगी जिसको ये बात याद नहीं है कि धरती में लिविंग ऑर्गेनिज्म का जन्म पानी में हुआ था। बेटा क्या पानी, पानी से, पानी में हुआ था, पानी में हुआ था। H2O ने पानी ऑर्गेनिज्म ने बनाया, ठीक है। ऐसी बातें करेगी ना, दीवार पे सर मारना पड़ेगा मुझे। दीवार पे सर नहीं मारना, मुझे अभी जाना है, मुझे घूमने, ठीक है। ये मेरी मम्मी को पता नहीं है, मैं बोलूँगी घूमने जा रही हो, इतनी लेट से जा रही है, कब आएगी? भाई मुझे बड़ा मजा आता है, मेरी मम्मी कल जाती है ना। हाँ, सो वाटर अर्थ, सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था कैसा था? वो ऑटोट्रॉफ था, ऑटोट्रॉफ था या हेटरोट्रॉफ था? हेट्रोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ। क्यों भाई, खाना कहाँ से आया फिर? पानी में बहुत सारा खाना था तो वहां से खाता था। देख इसने जेंडर डिटरमाइन कर लिया। खा भी तो सकती थी। हाँ, तो पहले थे हेटरोट्रॉफ। कैसे वाले हेटरोट्रॉफ थे? अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, माय बैड। हेटरोट्रॉफ के बाद ऑटोट्रॉफ आए थे। ऑटोट्रॉफ जो आए थे वो कैसे थे? फोटो ऑटोट्रॉफ थे, कीमो ऑटोट्रॉफ से? कीमो। कीमो थे, ठीक है, केमिकली बनाते थे। बाद में फोटो ऑटोट्रॉफ आए थे, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। तो ये जो फीचर है ना, ये बहुत बाद में आया है कि सनलाइट को यूज करके एनर्जी बनाएंगे। पहले नहीं था, पहले इतनी अक्ल नहीं थी। एक सेकंड ना, वो चार्जिंग पे लगाना है, ये बंद होने वाला है, 1 मिनट। तो नीट वालों के सवाल पसंद है, आप ध्यान रखें। किसका मैसेज है? प्रीबायोटिक्स। हाँ जी प्रतिभा, हाँ जी हाँ जी। हॉट डाइल्यूट सूप था, किसने दी थी ये थ्योरी? हॉट डाइल्यूट सूप होगा, धरती पाइन। गरम नहीं। हेल्टन, यस सुपरएनएन हेल्टन। अच्छा नाइस। अनीश याद है तुझे? अच्छी लगा जान के। हाँ तुमको भी याद है प्रतिभा, हिवानी, मनीषा। रोने मत लग जाना, तारीफ नहीं है हमारी। चल, लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर एंड इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। हाँ, जल के बिना नहीं हम रह सकते। हमारे सारे सेल्स भी पानी में डिप्ट होते हैं ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं,
और अंदर भी साइटोप्लाज्म पानी है, राइट? तो पानी पानी हो गई, सत्य है, आज ब्लू है, पानी पानी, सब सही है. Its availability is so limited in desert that only special adaptation make it possible for organism to live there. बेटा डेजर्ट में इतनी कमी है कि ऊंट क्या करता है, अपने फैट को तोड़ तोड़ के पानी जनरेट करता है, उससे देखो कितना काम है उसके शरीर में. तो मुझको ये बता दो कि प्लांट में कौन सी साइकिल चलती है अंदर डेजर्ट, कौन सी साइकिल थी जो प्लांट के अंदर डेजर्ट वाली कंडीशन में चलती है, डेजर्ट प्लांट में पाई जाती है. सारी साइकिल्स करी थी ना आपने. हीरो साइकिल्स मत बोल देना नलायक को. कौन सी साइकिल एक स्पेशल एडेप्टेशन है कि प्लांट ने बोला बस मेरा C4 cycle. C4 साइकिल, अच्छा, कि मेरा इवेपोरेशन बता दो, फोटो रेस्पिरेशन चेक करवा लो मुझसे, मुझे बस गर्मी से बचा लो. यस मोहिनी, एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज स्कैम, है ना. शाबाश, भूल जाओ क्या है, पागल हो. क्रांस कुछ भी बोलो, ऐसा उल्टा सीधा बोल लो, है ना. C3 साइकिल थी, C3 साइकिल होती है प्लांट में, जिसकी प्रॉब्लम क्या थी, फोटो रेस्पिरेशन. सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें फोटो रेस्पिरेशन है. प्लांट्स में होती है, ऑल प्लांट्स, हर प्लांट में होती है. इसकी एडेप्टेशन आई थी C4 प्लांट, C4 साइकिल. तो इसमें क्या होती थी, नो फोटो रेस्पिरेशन. और फोटो रेस्पिरेशन ना हो इसके लिए प्लांट के अंदर कौन सी एनाटॉमी थी, दे हैव क्रेन्स एनाटॉमी, उनके पास थी क्रेन्स एनाटॉमी, राइट. फिर आए थे डेजर्ट प्लांट. डेजर्ट प्लांट कहते हैं हमें फोटो रेस्पिरेशन से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस पानी बचाना है. तो कैंप वाले प्लांट में तुम्हें क्या मिलती है, फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है. और इसमें भी C4 साइकिल, C3 साइकिल मिलती है तुमको, सब में होती है C3 साइकिल, तो ना इसमें भी तुमको C3 साइकिल मिल जाएगी. थोड़ी बहुत C3 साइकिल सब में चलती है, राइट. तो C4 ने इसे बचा लिया था. जो तो क्वेश्चन बनता है वो तुम्हारा मेन यहाँ से बनता है, ये पार्ट, कि फोटो रेस्पिरेशन कैंप में भी होती है और C3 में भी होती है. फर्क क्या है, दे हैव अडेप्टेशन टू प्रिवेंट वाटर लॉस. वाटर लॉस को बचाने के लिए इनमें अडेप्टेशन होती है, राइट. दैट इज द मेन फर्क. तो डेजर्ट में तुमको क्या मिलेगा, कैंप साइकिल. कैंप, क्योंकि तुम जब डेजर्ट जाओगे तुम फोटो भी तो खींचोगे ना, कैमरा लेके जाना, कैंप साइकिल. द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इज आल्सो हेवीली डिपेंडेंट ऑन वाटर, ठीक है. ऑब्वियसली पानी के ऊपर डिपेंड करता है, पानी के आसपास तुम्हें बहुत ज़्यादा मिलेंगे. यू माइट थिंक दैट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ओशियन, लेक एंड रिवर शुड नॉट फेस एनी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम, बट दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है. ये एक क्वेश्चन बन सकता है, that organism living in ocean, lake and rivers should not face any water related problem, but this is not true. जो पानी में रहते हैं ना, उनको पानी की बेशक कमी ना हो, लेकिन क्वालिटी की कमी होती है, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी की. तो उनको एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए पानी की, तभी उनकी बॉडी सर्वाइव कर पाती है. तुम कॉन्सेंट्रेशन में नमक ज्यादा कर दो, ऑर्गेनिज्म की हालत खराब हो जाएगी, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगी, तो उनको भी पानी की दिक्कत होती है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी, केमिकल कॉम्पोजिशन, pH ऑफ वाटर बिकम इंपॉर्टेंट. तो ये लिख लो, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए पानी की क्वालिटी बहुत मैटर करती है, खराब हुई तो हालत खराब हो जाएगी. द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, जिसको सैलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000 में काउंट करते हैं, इज लेस देन 5 इन इनलेट. अब ये आएगा नीट का क्वेश्चन. तो इनलैंड वाटर में कितनी है, इनलैंड वाटर में क्या है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, ऊपर लिखती हूँ. 3 एग्जाम्पल दे रहे हो तुमको, वो याद रखने हैं. सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इनलैंड वाटर में तुम्हें कितनी मिलती है, 5, किसमें, पार्ट्स पर 1000, ठीक है. पार्ट्स पर 1000 लिख लेना यार. इनलैंड वाटर के बाद तुमने बात करी सी की, तो सी की में तुम्हें कितनी मिलती है, 35, 32, 35. और हाइपर सैलिन लगून, हाइपर सैलिन मतलब, हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा, सैलिन मतलब बहुत ज़्यादा नमक है. हाइपर सैलिन लगून में तुमको कितनी मिलेगी, लगभग मोर देन 100 पार्ट्स पर 1000, मोर देन. ये जिस तरफ मुंह खुला होता है वो मोर देन होता है ना, तो मोर देन मिलेगी तुम्हें, समझ रहे हो. तो तुमसे पूछा जा सकता है ये चीज़, ओके. तो दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था. हाइपर सेलिन, हाइपर मतलब ज़्यादा, सेलिन मतलब नमक. सम ऑर्गेनिज्म, अब ये सेम बात बोल रहे हैं, सम ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, ठीक है. तो वाइड रेंज मतलब यूरी, और सैलिनिटी मतलब हेलाइन. तो हेलाइन मतलब नमक, सेलिन इज नमक. तो नमक के ज़्यादा बड़ी रेंज में जो रह सकते हैं उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं यूरी हेलाइन. बट जो रिस्ट्रिक्टेड नैरो रेंज में रह सकते हैं नमक की, उन्हें कहते हैं स्टीनोहेलाइन. Many freshwater animals cannot live for long in sea water and vice versa because of the osmotic problem. तो osmotic concentration होता यही है ना. osmosis क्या होता है, movement of water from higher concentration to lower concentration. तो तुम salt की concentration ऊपर नीचे करोगे ना, water concentration भी ऊपर नीचे होती है.
तो समुद्र की मछली को फ्रेश पानी में नहीं रख सकते, फ्रेश पानी वाली मछली को समुद्र में नहीं रख सकते, ठीक है, तो उनकी बॉडी में प्रॉब्लम्स हो जाती है, ऑस्मोलैरिटी की दिक्कत होती है, राइट। ये वाली लाइन इन्होंने लास्ट में लिखी है, ये लाइन अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है इससे। अब बताओ ये बात समझ आई सबको कि नहीं? यस मैम। यस मैम। हाँ बेटा बिल्कुल, हर जगह रहते हैं, छोटी मछली आपको मिल जाएंगी, सब जगह रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा पोलर रीजन में जहाँ पे ऊपर बर्फ जमी पड़ी है, नीचे इतना ठंडा पानी है, वहाँ पे भी तो मछलियाँ रहती है ना, उनके ब्लड में ऐसे केमिकल होते हैं जो उनके ब्लड को जमने नहीं देते हैं, ठीक है, हेपरिन जैसे केमिकल्स होते हैं। स्टडी ऑफ फिनोटिपिक कैरेक्टर आई गेस। चलो नेक्स्ट इज लाइट, रोशनी की तरफ चलते हैं, चले। यस मैम। अगर तुम ध्यान से सोचो तो टेम्परेचर में और वाटर में तुमने कुछ खास पढ़ा नहीं है ना, और सिर्फ कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड थे जो डिकोड करें, अभी तक कुछ खास नहीं पढ़ा है, ओके। लेकिन इस पे एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है तुम्हें स्कूल में। बेटा फिर वो केमिकली डिपेंडेंट होते हैं जर्नली, अब वो डिपेंड करता है किस मच्छी की बात करें, तो मुझे मच्छी बता तो मैं सोचूं। Now light. Since plants produce food through photosynthesis, a process which is only possible when sunlight is available as a source of energy, we can quickly understand the importance of light for living organism. Simple सी बात है, रोशनी नहीं होगी, photosynthesis नहीं होगी, खाना नहीं बनेगा, हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम फोटोसिंथेसिस पे डिपेंडेंट है। दैट इज द ओनली सोर्स जो एनर्जी को फिक्स कर रहा है इन धरती के ऊपर, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि लाइट बहुत जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा, ठीक है। नाउ मैनी स्पीशीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स एंड श्रब्स, हर्ब छोटे होते हैं, उनसे थोड़े श्रब बड़े होते हैं, ये पता है ना, हर्ब सबसे छोटे, फिर श्रब, फिर ट्रीज। यस मैम। Okay. Many species of small plants growing in forests are adapted to photosynthesis optimally under very low light condition because they are constantly overshadowed by tall canopied trees. ये कह रहे हैं बेटे जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं ना, हर्ब्स एंड श्रब ऐसे होते हैं, ये श्रब बनाते हैं, ये हम हर्ब बनाते हैं छोटे छोटे। इनकी दिक्कत क्या है, इनको आदत होगी है कम रोशनी में रहने की। क्यों? क्योंकि ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ की जो कैनोपी है ना, ये इसको ज्यादा रोशनी देने नहीं देती, पेड़ इन्हें कवर कर लेते हैं। तो ये जो सारे के सारे हर्ब्स एंड श्रब्स होते हैं, ये सारे कम इंटेंसिटी ऑफ लाइट में रह लेते हैं। देखो थोड़ी थोड़ी सनलाइट तो उनको भी चाहिए, हीट इंटेंसिटी इन्हें भी चाहिए, ये थोड़ी थोड़ी में रह लेते हैं, ठीक है, बिकॉज ये कवर्ड होते हैं ट्री की कैनोपी से। वो बड़े बड़े ट्री जो कवर कर लेते हैं यार, उसके पत्ते मस्त हो ना, कैनोपी छाते की तरह, समझे कि नहीं? यस मैम। बहुत बढ़िया बात है। अब लाइन को ध्यान से पढ़ना। Many species of small plants growing in forests are adapted to photosynthesis optimally, अच्छे से, under very low light condition because they are constantly overshadowed by tall canopy trees. ये बहुत अच्छी लाइन है, उसने बोल दी है। अगर ये थोड़े शाणे हुए तो यहाँ से ये स्टेटमेंट निकाल सकते हो तुमको, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। 3-4 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट ये डाल देंगे, फिर तुम सोचोगे ये तो कहीं सुनी भी नहीं थी, ये सुनी थी हमने, इसी चैप्टर में सुनी थी, अंडरलाइन कर लेते हैं, है ना, धोखा ना हो जाए हमारे साथ। Now many plants are also, yes, antifreeze protein होते हैं शिवानी उनमें। Many plants are also dependent on sunlight. अबे तुम पीछे का हो, इधर आओ। Many plants are also dependent on sunlight to meet their photoperiodic requirement for flowering. बेटा photoperiodism याद है किसी को? Short day plant, long day plant, day neutral plant. यस मैम। शॉर्ट डे प्लांट के साथ क्या होता है? क्या होता है शॉर्ट डे प्लांट? मैम कम लाइट कम ड्यूरेशन में वो फ्लावर्स को कर देते हाँ, थोड़े टाइम के लिए उसको लाइट इंटेंसिटी दे, बढ़िया से फिर वो आराम से अपना फ्लावरिंग कर सकते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स वो है जिनको ज्यादा लंबे समय के लिए लाइट इंटेंसिटी चाहिए, उसके बाद ही वो फ्लावरिंग कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। डे न्यूट्रल प्लांट है जिससे कतई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट भी तो है लाइट की, राइट। अगर वो फ्लावरिंग वगैरह करेंगे तो वो इसके बेसिस पे भी तो करेंगे ना, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये भी लाइट का एक यूज है, फोटो पीरियोडिक। नाउ फॉर मेनी एनिमल टू, अब जानवरों के लिए भी महत्वपूर्ण है, लाइट इज इम्पोर्टेंट in that they use the diurnal and seasonal variation in light intensity and duration as cue for timing their foraging, reproductive and migratory activity. तो एनिमल कैसे डिपेंड करते हैं? एनिमल को ना खाना ढूंढने जाना है, रिप्रोडक्शन कब स्टार्ट करना है और कब माइग्रेटरी एक्टिविटी करनी है, पंछी को इधर से उधर जाना है। एनिमल भी तो ट्रैवल करते हैं,
राइट। तो ये सब वो लाइट के डिपेंडेंट पे करते हैं, उनके पास घड़ी थोड़ी है, कैलेंडर थोड़ी लगे हो, तो वो तो लाइट से ही सिग्नल लेते हैं। तो अवेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद दैट ऑफ टेम्परेचर सिंस लाइट इज द सोर्स ऑफ बोथ। ठीक है, अब ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि लाइट की जो अवेबिलिटी धरती के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलेटेड है टेम्परेचर से, क्योंकि सन ही दोनों का सोर्स है। लाइट भी हमें सन से मिल रही है और जो लाइट मिल रही है उसी से टेम्परेचर भी रेगुलेट हो रहा है, तो वो भी हमें सन से ही तो मिल रहा है ना। तो धरती पे लाइट और टेम्परेचर का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, जितनी ज़्यादा लाइट टेम्परेचर उतना हाई, जितनी ज़्यादा कम लाइट टेम्परेचर उतना कम। समझ आ रहा है? यस मैम। तो लाइट की वजह से टेम्परेचर होता है, इसको अपने माइंड में रखना। बट अब क्वेश्चन है, डीप जो बहुत ज़्यादा मोर देन 500 मीटर इन द ओशन, वहाँ लाइट नहीं जाती, अंधेरा है वहाँ बहुत ज़्यादा। द एनवायरमेंट इज डार्क एंड इट्स इनहेबिटेंट आर नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ कैलेस्ट्रियल सोर्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड सन। उनको पता भी नहीं हमारे पास सूरज है। सोचो, कोई इतने अंधकार में रह रहा है, उसको पता भी नहीं हमारे पास सूरज है। देन व्हाट देन इज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी? उनको कहाँ से एनर्जी मिल रही है बेटा? फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रही होगी। द स्पेशल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। तो अगर नीचे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो कौन रिस्पॉन्सिबल है ओशियन में फिर फूड साइकिल के लिए? दिस इज योर क्वेश्चन होमवर्क। ये आपको मिलेगा, मैंने ये बता दिया कहाँ मिलेगा, तो आंसर मिल जाएगा। मैं नहीं बताऊंगी, सोचना, सोच के आना, मैंने पढ़ा रखा है। द स्पेक्ट्रल क्वालिटी, अब सोलर रेडिएशन की क्वालिटी है उस पर भी डिपेंड करता है। यूवी कॉम्पोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू मेनी ऑर्गेनिज्म व्हाइल नॉट ऑल द कलर कॉम्पोनेंट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम जैसे विबग्योर आर अवेलेबल टू फॉर मैरीन प्लांट्स लिविंग इन डिफरेंट डेप्थ ऑफ द ओशियन। वो कह रहा है कि यार ये भी मैटर करता है कौन सी लाइट आ रही है, यूवी ए पड़ रही है, बी पड़ रही है। अब बी होती है कैंसर कॉजिंग, है ना, ये पता है हमें। तो ये भी डिपेंड करता है कौन सी वाली लाइट पड़ रही है, और ये भी डिपेंड करता है कि ओशन में कितनी लाइट पेनिट्रेट कर रही है। यूवी एक लेयर तक पेनिट्रेट कर पाती है, हो सकता है बी अंदर जा रही है, हो सकता है सी ज़्यादा अंदर जा रही है। तो ये भी डिपेंड करता है कि कौन सी वाली आ रही है। ठीक है, नहीं अनीश, नो, दैट इज ऑन लैंड। Now, among red, green and brown algae that inhabit the sea, which is likely to be found in the deepest water and why? लो जी, क्वेश्चन इसने यहाँ पर तुम्हें हिंट दे दिया, एल्गी है। कौन सी एल्गी रिस्पॉन्सिबल है मेनली? तुम्हें और भी एक मिलेगा। क्यों? वाई बता, वाई बता, वाई बता। नहीं पता ना, चल लिख के आइयो फिर, होमवर्क है तुम्हारा। गाने बनते हैं, आंसर सही है वैसे। क्यों? तो क्या हुआ उसके पिगमेंट से? फर्क क्या पड़ा? आंसर बताओ ढंग से, मेरे कॉमेडी मत करो मेरे साथ, कॉमेडी मैं खुद कर लूंगी। है वही समझ। आओ सॉइल पढ़ लेते हैं, मिट्टी। एक दिन मिट्टी हो जाना है सबने। द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज डिफरेंट प्लेसेस वेरी। उसकी नेचर कैसी है और उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है डिपेंड करता है। इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। वेदरिंग प्रोसेस, पत्थर कैसे टूटा था उस पर डिपेंडेंट करता है। वेदरिंग मतलब पत्थर के टूटने से ही मिट्टी बनती है। वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री, वहीं पे बनी है या ट्रांसपोर्ट करके लाए हो। हाउ सॉइल डेवलप अकर्ड, कैसे उसकी डेवलपमेंट वहाँ पर हुई है। वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल सच एज सॉइल की कॉम्पोजिशन कैसी है, हाथ लगाने में वो कैसी तुम्हें दिखाई दे रही है। ठीक है, ग्रेन का साइज कैसा है, सॉइल के जो कण होते हैं ना उसका साइज कैसा है, वेरी करता है वो। एग्रीगेशन डिटरमाइन, मतलब सॉइल पड़ी है वो एक साथ इकट्ठी होती है पानी पड़ने पे या खुली रहती है। प्रोकुलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब अगर मिट्टी है मैंने उसमें पानी डाला तो पानी को अपने से नीचे जाने दे रही है या पानी को इकट्ठा करके वो कट्ठी मिट्टी हो रही है, ये भी डिपेंड करता है कि सॉइल किस तरीके की है। दिस कैरेक्टरिस्टिक अलॉन्ग विद द पैरामीटर सच एज पीएच कैसा है सॉइल का, है ना, और मिनरल कॉम्पोजिशन कैसी है ना। जैसे साउथ में आयरन बहुत होता है मिट्टी में, यहाँ कम होता है, तो रेड वाली मिट्टी में आयरन होता है। जैसे कुरुक्षेत्र की मिट्टी में भी आयरन काफ़ी है, इसलिए वो रेड दिखती है। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी होता है कि किस तरीके का वो एरिया है। जैसे कई पहाड़ वगैरह होते हैं ना, तो ये सीनरी कैसे दिखाई दे रही है, दैट इज एक तरह से टोपोग्राफी कहते हैं हम। डिटरमाइन टू द लार्ज एक्सटेंट द वेजिटेशन इन एन एरिया, एक एरिया में डिटरमाइन करता है किस तरीके का वो सीनरी है, तो वहाँ पे उस तरीके की खेती हो सकती है। ठीक है, नाउ दिस इन टर्न डिक्टेट द टाइप ऑफ एनिमल दैट कैन बी सपोर्टेड। ऑब्वियसली यार जैसा एरिया, जैसे वहाँ पे खेती है वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह पाते होंगे। सिमिलरली एक्वेटिक एनवायरनमेंट, द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल। बेंथिक मतलब जो सरफेस पे डीप होते हैं ओशन में, है, ओशन के सरफेस पे जो रहेंगे। ओशन के बेंथिक होते हो। मैम बॉटम ड्वेलर। सरफेस डीप में Aquatic. जो होते हैं। हाँ, एक्वेटिक के फ्लोर पे जो रहेंगे, बॉटम डेवलप भी कह सकती है, अच्छा वर्ड था बॉटम डेवलप।
बेटा बॉटम पे रहते हैं ये वही होते हैं जो डिट्रैक्टिव और साइकिल चलाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, सो दैट कैन थ्राइव देयर। तो डिपेंड करता है कैसा वो एरिया है बेटा। कुरुक्षेत्र में मिट्टी थोड़ी लाल है ना, तो वहाँ पर आयरन ज़्यादा है, इस वजह से लाल है। यस। कौन सी वाला लाइट अब्जॉर्ब करता है ये पूछा है मैंने, अस्मिता, प्रतिभा एंड अंशुल। चलो नेक्स्ट पे चलूँ। पिगमेंट का नाम बता। कौन सी वाली लाइट करता है वो एब्जॉर्ब? अच्छा नीश चुप हो जाए, इनको करने दियो फिर। क्या है क्या? मनीषा पूछ रहे चल क्या रहा है? कोई मनीषा सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू गहरी सांसें ले। चल इधर आओ, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, ये चार्ट दिख रहा है तुमको? दिख रहा है तुमको ग्राफ? इसको बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेबल होने के लिए आएगा। हाँ भाई लोमी सोइल ठीक है भाई, लेबल होने के लिए आएगा ये, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेट्स, ये एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस, है ना, शाबाश। एक्स एक्सिस क्या है बता रही है आपको, एक्सटर्नल लेवल पे एनवायरनमेंट क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्मिक रिस्पॉन्स। इंटरनल लेवल पे बॉडी में क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल लेवल पे एनवायरनमेंट की बात कर रही है और ये इंटरनल लेवल पे एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, अंदर क्या चल रहा है। तो देखो बाहर जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, लेट्स से टेम्परेचर, एग्जाम्पल टेम्परेचर का लेते हैं, बाहर जैसे जैसे टेम्परेचर बदल रहा है, शरीर के अंदर भी टेम्परेचर वैसे बदल रहा है। बाहर ठंड बढ़ती जा रही है तो बॉडी का टेम्परेचर भी ड्रॉप होता जा रहा है, ठीक है। तो ये देखो, अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींचूं तो जैसे, ध्यान से इस लाइन को देखना, ओके, फिर हो जाएगा ये। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज हुआ, इंटरनल टेम्परेचर भी साथ साथ चेंज हो रहा है। तो ऐसे हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते, पर मैं इसको पीछे करके देख सकती हूँ कि देख यहाँ पर टेम्परेचर जो भी आया है वैल्यू अलग है ना, नीचे भी वैल्यू अलग आ रही है। थोड़े टाइम के बाद देखूंगी यहाँ भी वैल्यू चेंज होगी और यहाँ भी। तो एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ इंटरनल टेम्परेचर बदल रहा है, ऐसे वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बुलाते हैं कॉनफॉर्मर्स, ठीक है। सो दे आर बेसिकली कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, पर इसका दूसरा नाम होता है किलोथर्म्स, ठीक है। अब जैसे जैसे बाहर टेम्परेचर बदल रहा है, अंदर बॉडी का टेम्परेचर नहीं बदल रहा, मेरे शरीर को उससे लेना देना नहीं है। मेरे बॉडी में अगर बाहर ठंडी बढ़ रही है तो वो शिवर करके मेंटेन कर रही है टेम्परेचर, शिवरिंग से गर्मी प्रोड्यूस होती है। और अगर बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है तो मेरी बॉडी में पसीना आ रहा है, पसीना आएगा, हवा चलेगी, जो भी आसपास हवा चल रही है उससे ठंडा ठंडा फील होगा, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होगा। तो बाहर के टेम्परेचर से अंदर को फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि एक्सटर्नल टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा ना, इंटरनल टेम्परेचर अपना है, तो इन्हें हम बोलते हैं रेगुलेटर। इसलिए लाइन तुमको ऐसे दिखेगी, ये देखो, इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट है, देख इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक्सटर्नल टेम्परेचर तू जहां मर्जी बदल ले, इंटरनल कांस्टेंट है। तो ऐसी वाली जो लाइन होती है इसको हम बुलाते हैं, ये होता है रेगुलेटर, यानी कि फॉर एग्जांपल वार्म ब्लडेड, ये तो हमारे लिए इजी था। एंडोथर्म्स। हाँ एंडोथर्म्स भी कहते हैं हम इनको, सॉरी, इनको हम बुलाते हैं एंडोथर्म्स। ये तो हमारे लिए इजी था, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, ये समझो, राइट। हाँ होमोस्टेसिस, करेक्ट शिवानी। नाउ देयर आर ऑर्गेनिज्म जो कहते हैं कि ठीक है हमें कॉमेडी, हम ना पहले अपनी जादुई शक्तियाँ नहीं दिखाएंगे कि हम बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में एनर्जी लगती है। तो ये कहते हैं कि मैं क्यों रोज एनर्जी खर्च करूँ अनटिल और अनलेस मेरे को ज़रूरत हो। तो ये है स्मार्ट, बहुत ज़्यादा स्मार्ट। तो पहले टेम्परेचर चेंज हुआ, इनकी बॉडी का भी चेंज हो रहा है, चेंज हुआ टेम्परेचर एक्सटर्नल, बॉडी भी चेंज हुआ। फिर एक पॉइंट आया, इसने कहा बस अब अगर बाहर के हिसाब से अंदर बॉडी चेंज कर ली ना तो मैंने तो निकल जाना है। ये कहता है बस बहुत हुआ, अब मैं हूँ रेगुलेटर, अब बाहर जितना मर्जी चेंज हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपनी बॉडी में मैनेज कर लूंगा, ठीक है। बहुत ठंड पड़ेगी तो शिवर करके मैनेज कर लेंगे। तो ये बन जाते हैं फिर रेगुलेटर। तो इनको हम बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर, समय आने पर ये रेगुलेटर होते हैं, नहीं तो ये कॉन्फॉर्मर्स होते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये कॉन्फॉर्मर्स है, बाद में रेगुलेटर बन गए। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्क्विरल। देख रहे हो वो जो पेड़ों पे मिलती है ना, काफी ज्यादा स्मार्ट है। पहले वो कहते हैं मैंने एनर्जी नहीं खर्च करनी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने पे, पर ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो गया तो मैं मैनेज कर लूँगी, ठीक है। तो स्क्विरल को हम कहते हैं पार्शियल रेगुलेटर, वेरी इंपॉर्टेंट, लेबलिंग पे आ सकता है, ओके। समझ आई? यस मैम। यस मैम। यही यहाँ लिखा है, एक बार पढ़ने की कोशिश करना,
ऐसे हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ओके हाँ, बस इसी का है। उसके बाद हम लोग करेंगे पॉपुलेशन इक्वालिटी एंड वो, हाँ हो जाएगा मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए। चलिए